Good evening, my dear friends. My name is Ashish Naik, and I am continuing my series of public administration. I have already taken lecture 1. In this video, I'll be talking about evolutions of public administration. तो इस वीडियो में हम evolutions public administration का समझने वाले हैं. ये दो पार्ट में आने वाला है. Evolutions of public administration पार्ट 1 और पार्ट 2. क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा लेंदी बनाएं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है और लेक्चर्स थोड़े लेंदी बोर हो जाते हैं. ठीक है. तो विल बी मूविंग विद एवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके. सो सबसे पहले हम कल के लेक्चर में हम जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है सोसाइटल में, या सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस में हम ये समझ गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में. तो थोड़ा सा रिकैप के लिए हम इसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझ लेते हैं. व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? Central and local bureaucratic institution, mechanism and relations, manpower, tools and equipment, and their management other than the legislative and judicial powers in the state organization. ठीक है. जो बेसिक लोकल ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, आपके मैकेनिज्म हो गया, आपका मैन पावर हो गया. मैन पावर मतलब कोई भी आप अगर एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए आपके स्टाफ आपके मैन पावर है. अब अगर हम बात करें मैन पावर इन द सेंस ऑफ लेबर, या जो डेली बेसिस में काम कर रहे हैं या आपके लिए जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हायरार्किकल बेसिस में काम किया जा रहा है, वो सब मैन पावर के बेसिस में होता है. टूल्स इक्विपमेंट्स और उनका जो मैनेजमेंट हो गया, ये सब एक बेसिक नेसेसिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. ठीक है. प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉ. ठीक है. पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज एंड ऑर्डर. ठीक है. अब ये तो समझ गए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक डेफिनेशंस क्या है. इससे पहले भी हम लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं. अगर आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 में पहले जाइए और उसको समझिए. देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द एवोल्यूशन. ठीक है. Okay, so in this slide, we will be going to discuss about the stages of evolution of public administration. We are discussing why public administration is evolving and how public administration evolved. So basically हम इसको एक stages के हिसाब में पढ़ने जा रहे हैं. तो ये 5 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. तो 5 स्टेज क्या क्या है? जैसा पहला हो गया आपका पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, 1887 to 1926, Principle of Public Administration, 1927 to 1937, The Challenge, 1938 to 1950, The Crisis of Identity, 1950 to 1970, Public Administration as Political Science. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ मैं शायद स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया हूँ, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, ये चीज़ को हम समझ सकते हैं. किस बेसिस में? क्योंकि अब जैसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी खत्म होता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टेज चाहिए, सर्टेन स्टेज चाहिए अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए. तो इस बेसिस में पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट के बेसिस में भी एवॉल्व किया है. और लास्ट में है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कंटिन्यू कर रहा है 1970 से लेकर आज तक. ठीक है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहला स्टेज हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला स्टेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, जो कि 1887 से लेकर 1926 के बीच में हुआ है. तो इसमें वुड्रो विल्सन कहते हैं, वुड्रो विल्सन लेड द फर्स्ट स्टोन ऑफ न्यू डिसिप्लिन इन 1887 विद आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें वुड्रो विल्सन कहते हैं कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? एक साइंस है एडमिनिस्ट्रेशन का और एक सेपरेशन है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में. हाउएवर, विल्सन डिड नॉट ड्रॉ क्लियर लाइन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो डिफरेंस है ये सर्टेनली क्लियर नहीं था. पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं था. ठीक है.
एवोल्यूशन के बीच में हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस भी हम समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लिंकेज तो ज़रूर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोशियोलॉजी के साथ, आप इकोनॉमिक्स के साथ ले लीजिए, या आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ले लीजिए, या आप कोई भी ऐसा सिस्टमैटिक चीज़ें जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं लिंक है। इट वॉज इन 19,000, मतलब 19th centuries, when Frank J. Goodnow, known as father of American public administration, separated politics and administration. He, in his book Politics and Administration, इसने क्या बोला था? फ्रैंक जी गुडनाउ, हम अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के नाम से उनको जानते हैं। इन्होंने क्या किया? सेपरेट किया पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, सेपरेशन करके एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया। इन्होंने क्या, पॉलिटिक्स क्या है? डू विद द पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है पॉलिसीज को, ठीक। ये स्लाइड, आई होप दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so according to the scholar of this era, separation between politics and administration was necessary so that elected holders and appointed public administration could work together effectively as a civic leaders, ठीक है। सेपरेशन जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपना अपना काम सिविक सेंसेस में अलग अलग तरीके से कर सकें और इफेक्टिवली कर सकें। इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंशिएशन है उसका ज़रूरी था। इन 1926 एल डी वाइट, इनका एक बुक है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने उसमें कहा है पार्टीशन पॉलिटिक्स शुड नॉट इंट्रूड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। द मिशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ वैल्यू फ्री साइंस इन इट्स ओन राइट, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि मिशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो एफिशिएंसी क्रिएट करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल वैल्यू फ्री होना चाहिए, वैल्यू फ्री साइंस होना चाहिए अपने ही आप में, ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव प्रोवाइडेड एन इंटेलेक्चुअल बेसिस, ये एक इंटेलेक्चुअल बेस प्रोवाइड करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच फोकस आइडियाज ऑफ दैट ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस के बेसिस में ही आइडियाज प्रोवाइड करता है। साइंटिफिकली आप अगर देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत साइंटिफिक रहता है, स्टैटिस्टिकल मेथड, क्वालिटेटिव एनालिटिक, ये सब मेथड वगैरह यूज करता है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पॉलिसीज वगैरह को फॉर्म आउट करने में, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से लेकर 1937। इसमें अगर हम कुछ पॉइंटर्स के हिसाब में अगर देखें तो पहला एक इसके जो प्रिंसिपल्स के अंदर जो पॉइंटर्स आते हैं, पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्डर्स एक सुपीरियर से लेना चाहिए। अगर आपका हायरार्किकल बेसिस में ज़्यादा सुपीरियर है तो आप ऑर्डर्स लेने में या ऑर्डर्स समझने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके बेसिस में जो कमांड होता है, आप अगर किसी के सर्टेनली अभी एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, अगर आप कोई कॉलेज में प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, देन यू विल हैव अ सर्टेन हेड। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके अंडर्स पे जितने फैकल्टीज होते हैं वो काम करते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी किसी के अंडर काम करते हैं, जैसे वाइस चांसलर्स हो गए, रजिस्ट्रार्स हो गए, ये सब क्या है? अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, एक इंस्टीट्यूशन के एक वर्कर्स हैं, ठीक है। तो एक उनके बीच में एक यूनिटी है कमांड का। डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज। वर्क क्या होना चाहिए? डिवाइडेड होना चाहिए, इंडिविजुअल्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, अपना अपना काम अपने अपने डिपार्टमेंट में करना चाहिए। अब आप किसी और के काम में इंटरफेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हायरार्की, एक हायरार्की होना चाहिए, मतलब होना चाहिए किस लिए? क्योंकि एक स्केलेर चेन हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये स्केलेर चेन क्रिएट नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक हायरार्की नहीं होगा तब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, और जब तक हायरार्की नहीं होगा तब तक डिवीजन ऑफ वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी शुड एग्जिस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक क्लियर चेन एग्जिस्ट होना चाहिए टॉप टू बॉटम, ठीक, जिसको हम हायरार्की बोलते हैं। ओके, सो अगले स्लाइड को देखते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल,
There is a limit to the number of subordinates a manager can effectively supervise. Classical thinkers suggested a manageable span for effective oversight. ठीक है, वहाँ पे एक लिमिट होता है सबऑर्डिनेट्स. अब आप सबऑर्डिनेट्स को आप ज़्यादा वैरी तो नहीं कर सकते. स्केला चेन क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि स्केला चेन्स का हियरार्की या उसका जो चेन सिस्टम है वो बहुत लंबा चौड़ा है. अगर बहुत लंबा चौड़ा है तो सुपरवाइज करने में प्रॉब्लम होता है. जितना लिमिटेशंस आप रख सकते हो उतना मैनेजेबल है. ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड formal procedures. Administration should function according to set of rules, laws and formal procedures to ensure fairness, consistency and predictability. ये एक कॉमन चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है, सेट ऑफ रूल्स, लॉज और फॉर्मल प्रोसीजर्स को फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी के वे में. प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम ये लॉ या ये रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट या इसका आउटकम क्या आ रहा है. अगर डेविडसन का मॉडल आप समझेंगे, देर आर सर्टेन इनपुट्स वी आर पुटिंग इन विच इज प्रोवाइडिंग एन आउटपुट. तो ये सब चीज को हम इस बेसिस में हम समझ सकते हैं. दिस प्रिंसिपल वर डेवलप्ड बाय स्कॉलर्स लाइक, कुछ कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये प्रिंसिपल डेवलप किए हैं, जैसे हेनरी फेयोल, लूथर गलिक, लिंडल उर्विक, एंड रिफ्लेक्टेड मैकेनिस्टिक हायरार्कियल व्यू. मैकेनिस्टिक और हायरार्कियल व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है. हायरार्कियल व्यू तो आप समझ चुके हैं स्केला चेन्स के बेसिस में. मैकेनिस्टिक क्या है? मैकेनिकल वे में वर्क करना. मैकेनिकल इन द सेंस काइंड ऑफ मशीनरी थिंग्स, है कि नहीं? ठीक है, तो अगला स्लाइड को हम देखते हैं. In 1927, F.W. Willoughby wrote in his book The Principles of Public Administration. Principle of Public Administration, F.W. Willoughby, इनके एक बुक है, उन्होंने इस बुक में लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी इफेक्टिव इफ दे लर्नड एंड अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा अगर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीख जाएं. कोई भी चीज़ को हम समझने के लिए आजकल के टाइम में साइंटिफिक नेसेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी आप अगर एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप साइंटिफिक टूल्स वगैरह का यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल चीज़ों को समझने के लिए या स्टैटिस्टिकल डाटास को इनपुट करने के लिए. क्यों? जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा क्रिएट होगा ही नहीं, और जब तक आप डाटा क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका रिसर्च वो कहलाएगा ही नहीं. ठीक है, दिस सफर्स द होल मैनेजमेंट थ्योरी इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच प्रूव्ड पॉइजन फॉर न्यूली बॉर्न फील्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या क्या मैनेजमेंट थ्योरी के लिए पॉइजन टाइप का हो गया जो कि न्यूली उतने टाइम वाइड स्प्रेड हो रहा था. ठीक है, एवॉल्व हो रहा था. प्रिंसिपल अप्रोच वुड प्रोमोट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. प्रिंसिपल क्या है? अप्रोच जो है ये एफिशिएंसी और इकोनॉमी प्रोमोट कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में. हाउएवर इन 1935 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी hosted a national conference where it was found that public administration could not be established as a separate study within the university. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट स्टडी के हिसाब में एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता इस यूनिवर्सिटी में. कौन सा? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1935 में. ठीक है, ओके. तो इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं चैलेंज, द चैलेंज स्टेज. चैलेंज स्टेज हुआ था 1938 से लेकर 1950 के बीच में. This phase marked as a serious challenge to the classical principle of administration that dominated from 1927 to 1937. ठीक है, 1927 से लेकर 1937 के बीच में जो challenges create हुए थे, वो जो serious challenges public administration face किया था, उसके बारे में ये बताया है. Scholars began to question the validity, universality and scientific nature of those principles. Scholars क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे कि जो मतलब उनकी यूनिवर्सलिटी है, उनका जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल है या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सब के बारे में क्वेश्चनिंग अराइज होना स्टार्ट हो गया. ये स्टेज में पर्टिकुलरली आप देखोगे तो चैलेंज किया जा रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो आप बोल रहे हो क्या हकीकत में वो है या नहीं है. World War II and Great Dispersion highlighted the limitation of rigid administrative system. World War II जब हुआ तो हमें ये समझ में आ गया कि तो बहुत rigid administration चल रहे थे उतना टाइम. जैसे अभी यूएसएसआर के बारे में बात करें, रशिया, रशिया का जो अपना उनका एक कम्युनिस्ट स्ट्रेटेजी था. चाइना का आप देख लीजिए, या अलग अलग जो कंट्रीज थे उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत रिजिड हुआ करता था उतने टाइम में. तो उस टाइम में यहाँ पे लिखा है नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग टूल्स अलोज. ये क्या हुआ? जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बीइंग के नेचर, बिहेवियर, उनकी सुटेबिलिटी को समझने के लिए जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग टूल्स, ये सब का इम्प्लीमेंट का ज़रूरत क्या हुआ कि नेसेसिटी एक बना ये सब चीज़ को समझने के लिए. की डेवलपमेंट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल. ठीक है, अब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्लासिकल प्रिंसिपल का. The principles like unity of command or span of control were seen as merged.
ठीक है। प्रोवर्ब्स लैकिंग साइंटिफिक वैलिडेशन, यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सब मर्जेस करना स्टार्ट कर दिए। हर्बर्ट साइमन इन प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 चैलेंज किया। हर्बर्ट साइमन क्या किया 1946, जो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक है, इसमें क्या किए, ट्राई किए चैलेंज करने के लिए कि ये इनकंसिस्टेंट है और अनसाइंटिफिक है। ठीक। अगले स्लाइड को देखते हैं हम। राइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, ये बिहेवियरल अप्रोच का राइज होना स्टार्ट हो गया। ह्यूमन बींग्स टेंड टू अंडरस्टैंड एंड वैलिडेट ह्यूमन बिहेवियर्स, दे टेंड टू रियलाइज व्हाई ह्यूमन बिहेवियर्स आर naturally accepted and why human behaviors should be there and why human behavior should be understood। बिकॉज आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ रहे हैं तो आप ह्यूमन बींग्स के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बिल्डअप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बेसिस में राइज हुआ बिहेवियरल अप्रोच का। फोकस शिफ्टेड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर मोटिवेशन एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बिहेवियर मोटिवेशन और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स के प्रति शिफ्टनेस हुआ। ठीक है, मतलब वो सबसे हटके इनके ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। एल्टन मेयो हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट, हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किए थे 1924 से लेकर 1932। एल्टन मेयो का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, आप उनका अलग अलग मॉडल समझ सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट किए थे मासेस के बीच में, ताकि उनका जो बिहेवियर है उनको समझ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सकें। ठीक है। चेस्टर बर्नर्ड कंट्रीब्यूशन, emphasize the role of communication, leadership and informal organization, propose the concept of zone of indifferences in employee obedience। ठीक है। ये क्या कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक चीज को प्रपोज करना स्टार्ट किए। हर एक चीज में जब तक कम्युनिकेशन होगा नहीं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक फील्ड में या कोई भी आप इंस्टीट्यूट में, जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, हम बोलते हैं आजकल टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इंस्टीट्यूशंस में। तो वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम और मिसअंडरस्टैंडिंग विच इज क्रिएटिंग बिटवीन देम। ये सब चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज को प्रपोज करना चेस्टर बर्नर्ड बोलने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है। प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंसेस, जोन ऑफ इंडिफरेंस ये एक कॉन्सेप्ट है जो प्रपोज किए थे चेस्टर बर्नर्ड एम्प्लॉय का ओबीडियंस क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है। डिसीजन मेकिंग थियोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आने वाले लेक्चर्स में हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी का एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हर्बर्ट साइमन का जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Introduced by Herbert Simon, this theory stressed on rationality, bounded rationality and decision making process in administration। ठीक है। ये क्या कर रहा है? रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में हमको समझने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? अब कोई भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आप वर्क कर रहे हैं या एक हायरार्किकल स्पैन या फिर आप स्केलर चेन के प्रोसेस के पार्ट हैं, तो आपके पास एक डिसीजन मेक करने का, डिसीजन बिल्डअप करने का एक अथॉरिटी होता है। वो उसका जो स्ट्रैटेजिकल एडवांसमेंट है या उसका एक इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है, उसको समझने को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। ये सब जरूरी है किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। डायल्स एंड वॉल्डोस क्रिटिक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट डाहल इन 1947 आर्ग्यूड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वैल्यू फ्री। इसने रॉबर्ट डाहल ने क्या कहा था? वैल्यू फ्री नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यू फ्री नहीं है। ठीक है। ड्वाइट वाल्डो एम्फसाइज पॉलिटिकल एंड वैल्यू लेडेड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो ने समझाने का कोशिश किया हमें कि ये जो पॉलिटिकल और वैल्यू लेडेड नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कितना जरूरी है और किस हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेर नॉट समथिंग बिग इनफ। जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे। हर्बर्ट साइमन एंड रॉबर्ट डाहल वेर इन सपोर्ट ऑफ द अबव टू ऑब्जेक्शन। ठीक है। A fatal in 1947 Herbert Simon in his book Administrative Behavior, Herbert Simon Administrative Behavior उनका जो बुक है उसमें लिखे हैं, a fatal defect of the current principle of administration is that for almost every principle one can find an equally plausible and acceptable contradictory principle। ठीक है। फैटल डिफेक्ट ऑफ करंट प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका जो करंट प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, जो हम मतलब उधर टाइम जो प्रिंसिपल्स हम समझ रहे हैं, जो चैलेंजेस चल रहे थे, मतलब वेदर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ स्टैंड और नॉट, ये जो क्वेश्चनिंग चल रहा था, ये जो चीज है, क्या ये सच में एक पॉसिबल मतलब इन द सेंस आप एक सर्टन शिफ्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज को समझने का कोशिश हर्बर्ट साइमन इस बुक के अंदर किए हैं। इन साइमन्स कंक्लूजन
Principles are unscientifically derived and no more than proverbs. He also rejected separation between politics and administration. ये क्या separation, जो politics और administration के बीच में separation है उसको reject किया कि separated नहीं हो सकते. Politics and administration could not be separated and argued for logical positivism. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर्बर्ट साइमन कह रहा है. Argued for logical positivism. Logical positivism को लेके argue किए in the study of policy making and relation of means and ends. ठीक है. He observed that decision making must be derived from logic and psychology of human choice. जो decision आप एक current scenario में अगर आपको कुछ हो जा रहा है, ठीक है, in the sense आप एक certain institution में है, आपके अंडर बहुत सारे workers हो रहे हैं, in pressure or in managing those or in making an obedience to the employee, how will you make decisions? How will you control the environment of your institution? How will you lead them? How will you communicate with them? These all should be made with logic and psychology of human choice. ठीक है, इसको ये हर्बर्ट साइमन कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, ओके. While Robert Dahl in his essay The Science of Public Administration, Robert Dahl The Science of Public Administration में कहते हैं 3 प्रॉब्लम्स के बारे में. एक्सक्लूजन ऑफ नॉर्मेटिव कंसिडरेशन फॉर पब्लिक फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एक्सक्लूड कर नॉर्मेटिव जो कंसिडरेशन है, जो पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली आप एक कंसिडरेशन या आप सिंपैथेटिक कंक्लूजन मतलब क्रिएट कर रहे हैं, कंसिडरेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हटाने की बात कर रहा है. एक्सक्लूजन ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ह्यूमन बिहेवियर और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मर्जेंस है उसको एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा है. मतलब बोल रहा है कि एक्सक्लूड करना है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से. एक्सक्लूजन ऑफ वेरिंग हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड अदर कंडीशनिंग फैक्टर्स फ्रॉम द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये चीज एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा है हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक कंडीशनिंग को. ये जो फैक्टर्स है इसको थोड़ा ज़्यादा एडवांस ना करके थोड़ा नॉर्मेटिव या अलग वे में रखने की कोशिश करने की बात वो बोल रहे हैं. इन बाय 1950s both the objection were completely rejected by the scholars of public administration. This rejection left public administration without identity and thus a new phase of evolution of discipline of public administration took place. ठीक है, took birth. तो 1950 में क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्शंस कंप्लीटली क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया. जो अलग अलग साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थियोरिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो जब इसको पढ़े, एनालाइज किए या समझे, तो ये लोग इनको रिजेक्ट किए. दिस रिजेक्शन लेफ्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट आइडेंटिटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक हॉलो फेज में चला गया. हॉलो फेज इन द सेंस उस टाइम में उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था. इसी के साथ एक न्यू फेज या न्यू फेज स्टार्ट हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नया एक एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, नया बर्थ हुआ एक नया डिसिप्लिन का. ठीक है, ओके. सो ये आज का ये जो वीडियो है सिर्फ इतना ही रखते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हम बोर हो जाएंगे. सो आई विल मेक पार्ट टू में हम यहीं से इसके नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ do like, share and subscribe my channel and please look for the next part also. Thank you so much.